तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव। बाकी प्रीवियस लेक्चर्स का जो भी था वो हमने डिस्कस किया अभी, और प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरीके से देखा गया था और आप लोगों के डाउट्स वगैरह को भी क्लियर किया गया था। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव के बारे में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एक्सप्लोसिव में और क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, एक जो अच्छा एक्सप्लोसिव रहता है वो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो स्ट्रेंथ, डेंसिटी, वाटर रेजिस्टेंस, वीओडी, ठीक है, और सारे जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगे सबको हम अच्छी तरीके से देखेंगे, टैकल करेंगे। अच्छी तरीके से सुनते जाइएगा। ठीक है, सारे आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में काम आएंगे, लेवल 1 है। ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सप्लोसिव का वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, वीओडी। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे वीओडी भी बोलते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, द वेलोसिटी एट विच डेटोनेशन वेव पासेस। ठीक है, जब वो फटता है, जब एक्सप्लोड करता है, जब जब हमारा जो एक्सप्लोसिव होता है वो एक्सप्लोड करता है, तो किस रेट से एक्सप्लोड कर रहा है? ठीक है, किस रेट से एक्सप्लोड कर रहा है, कितनी तेजी से एक्सप्लोड कर रहा है। जैसे कि बताया गया था कल आपको कि जो हमारा एएनएफओ होता है वो लगभग 3000 मीटर पर सेकेंड से एक्सप्लोड करता है। ठीक है, और जो हमारा स्लरी होता है वो लगभग 4000, ठीक है, 3800 से लेकर 4500 लगभग ऐसा है। ठीक है, तो हम 4000 मान लेते हैं। और जो हमारा इमल्शन होता है वो 4500 से लगभग 5500 होता है। ठीक है, तो उसे हम 5000 मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सभी यहाँ पर क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड हमारा होता है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर सभी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। कि जो जो पार्टिकल का मूवमेंट का स्पीड है वो सभी 3000 है, कोई 3000 है, कोई 4000 है, कोई 5000 है। डेट मीन्स ऑल आर ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड से जो भी पार्टिकल मूव करता है, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा से मूव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। और जो स्पीड ऑफ साउंड से कम मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? सबसोनिक। ठीक है, तो इसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन था हाई एक्सप्लोसिव और लो एक्सप्लोसिव का। ठीक है, तो लो एक्सप्लोसिव और सबसोनिक इन नेचर, उसको उनका जो वीओडी होता है वो सबसोनिक होता है, स्पीड ऑफ साउंड से कम होता है। और जो हमारा हाई एक्सप्लोसिव्स होता है उसका स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होता है। फ्रेगमेंट जो मूव करता है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो वीओडी के बारे में आपने आपने यहाँ पर समझा कि वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन क्या है। ठीक है, पार्टिकल जो मूव करता है आफ्टर द एक्सप्लोजन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वीओडी। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और लिखा गया है कि वीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉक एनर्जी। ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि जिसका वीओडी ज्यादा रहेगा, ठीक है, जिसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन ज्यादा रहेगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ शॉक एनर्जी क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, जैसा कि हमारा लो एक्सप्लोसिव था, तो लो एक्सप्लोसिव जो हमारा है वो उसको उन लोगों का वीओडी कम है। ठीक है, वीओडी कम है तो वो जो शॉक एनर्जी होगा क्रिएट करेगा। ऐसे तो शॉक एनर्जी वो क्रिएट करता नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है? हीव एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, वो प्रेशर ऑफ गैसेस के माध्यम से तोड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एनएफओ का ही ले लेते हैं, तो एनएफओ में क्या होता है कि जो हमारा वीओडी है वो कितना है? वो लगभग 3000 है। ठीक है, हम मानते हैं एनएफओ का कितना वीओडी? 3000 है। तो एनएफओ का जो वीओडी है 3000 है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट भी वैसा ही होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्लरी उसका इम्पैक्ट कमजोर रहेगा, और स्लरी का इम्पैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनएफओ ज्यादा है। तो उसी तरीके से देखा जाए तो इमल्सन का जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन है, ठीक है, इमल्सन का जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन है वो लगभग कितना है? वो है हमारा 5000। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एएनएफओ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो ये उतना ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, शॉक एनर्जी क्या करता है? शॉक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रॉक में क्रैक पैदा करता है। ठीक है, हाई एक्सप्लोसिव जो होता है वो दो तरीके से काम करता है। फर्स्ट क्या करता है? क्रैक क्रिएट करता है। ठीक है, सेकंड क्या करता है? सेकंड वो प्रेशर ऑफ गैसेस को बनाता है, जो कि जब वो इरप्ट होता है तो कन्फाइंड होता है होल्स, तो उसको वो तोड़ता है। ठीक है, तो उसको आसानी होता है। जब क्रैक्स ऑलरेडी बना हुआ है तो उसे तोड़ने में आसानी होता है। ठीक है, तो दो स्टेप में काम करता है। फर्स्ट हो गया हमारा शॉक एनर्जी का फॉर्म में जो कि क्रैक पैदा करता है, और सेकेंडली हमारा प्रेशर ऑफ गैसेस का फॉर्म में जो कि उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
तो जिसका वेलोसिटी अच्छा रहेगा, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन अच्छा रहेगा, वो अच्छे खासा इम्पैक्ट से तो उसको तोड़ेगा। ठीक है, तो शॉक एनर्जी बोलते हैं उसको, जो कि अच्छे खासा इम्पैक्ट से उसको तोड़ रहा है। तो जिसका वीओडी अच्छा है, जिसका स्पीड अच्छा है, उसका शॉक एनर्जी अच्छा रहेगा। ठीक है, आसान आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि कोई अगर स्टोन है, स्टोन आपको कोई धीरे से मारता है तो आपको कम चोट लगेगी, कोई उसको पूरा स्पीड में फेंक के मारता है तो ज्यादा आपको चोट लगेगी, तो एनर्जी ज्यादा होगी उसका। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन आप आराम से समझ सकते हैं इससे। तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन क्लियर हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन ऑफ इमल्सन एक्सप्लोसिव इज 4500 मीटर पर सेकंड टू 5500। ठीक है, नेक्स्ट वाटर रेजिस्टेंस में क्या बोल रहा है। वाटर रेजिस्टेंस भी हमारा प्रॉपर्टी है एक्सप्लोसिव का। ठीक है, होना चाहिए। तो वाटर रेजिस्टेंस में बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि एएनएफओ क्या होता है हमारा, वो जो एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है, वो क्या है कि वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब क्या होता है कि उसको हम वाटरी होल में यूज करेंगे, द होल विच आर विच कंटेन्स वाटर। ठीक है, जो कि वाटर कंटेन करता है जो होल, वहां पर अगर हम एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का यूज करते हैं तो क्या होता है कि एमोनियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाता है पानी के साथ। अब पानी के साथ डिसॉल्व होकर क्या होता है, वो वो सेंसिटाइज हो जाता है। ठीक है, डिसेंसिटाइज हो जाता है वो। तो एक्सप्लोसिव यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एक्सप्लोसिव यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट इज इन वाटरी होल, एएनएफओ शुड नॉट बी यूज्ड एज इट डिसेंसिटाइज ऑन डिसॉल्विंग वाटर। ठीक है, तो पानी के साथ घुल के क्या होता है, डिसेंसिटाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेकंड पैरा में है कि स्लरी एंड इमल्सन एक्सप्लोसिव्स आर वाटर रेजिस्टेंस एक्सप्लोसिव, सो दे कैन बी यूज्ड इन वाटरी होल। और स्लरी और इमल्सन का क्या होता है कि वो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, प्लस क्या होता है इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्यादा होता है। ठीक है, आपका अगर लेते हैं इसका एएनएफओ का हम देखते हैं, तो एएनएफओ का क्या होता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है अ, इसका कितना है, 0.85 है। ठीक है, नियर अबाउट 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और पानी का कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका डेंसिटी क्या हो गया कि पानी से कम हो गया, तो ये फ्लोट भी करता है पानी। ठीक है, तो वाटरी होल है, तो वाटरी होल है तो अंदर में मान लीजिए कि पानी है। ठीक है, अंदर में पानी यहाँ तक आ गया है, तो इसका तो ये क्या करेगा, फ्लोट होते रहेगा। ठीक है, ये ऊपर में फ्लोट होते रहेगा, सेटल डाउन भी नहीं होगा नीचे में, तो नीचे का रॉक तो ये तोड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, प्लस क्या होता है कि ये पानी के साथ जाके डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होने के बाद डिसेंसिटाइज भी हो जाता है। ठीक है, डिसेंसिटाइज होने से क्या होता है कि इसका जो एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से ये काम नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए एएनएफओ इज नॉट प्रिफर्ड इन वाटरी होल्स। वाटरी होल्स में हम लोग एएनएफओ को प्रीफर नहीं करते। ठीक है, तो जब एएनएफओ को प्रीफर नहीं करते तो ऐसा बात नहीं कि वाटरी होल्स में हम ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या है, स्लरी है, इमल्सन है। ठीक है, स्लरी एक्सप्लोसिव, इमल्सन एक्सप्लोसिव। ठीक है, लेटर ऑन इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी एक्सप्लोसिव में होना चाहिए। ठीक है, और जब नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसको हम जहां पर कंडीशन है कि जहां पर वाटर बियरिंग स्टार्टर नहीं है, तो वहां पर हम उसको एएनएफओ को यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एएनएफओ के बारे में था, लेकिन अभी जो मॉडर्न एक्सप्लोसिव है वो हमारा क्या है, जो अभी मॉडर्न एक्सप्लोसिव है वो हमारा इमल्सन है। ठीक है, पहले हम लोग एएनएफओ का यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद एडवांसमेंट आया, उसके बाद किसका यूज करने लगे, स्लरी एक्सप्लोसिव का यूज करने लगे। ठीक है, इससे भी अच्छा हमें हमें मिल गया इमल्सन का एक्सप्लोसिव मिल गया। अभी जो हमारा ट्रेंडिंग है वो इमल्सन है। ठीक है, इमल्सन एक्सप्लोसिव हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एएनएफओ स्लरी का बहुत कम यूज है। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ कार्टिज का फॉर्म में ही स्लरी एक्सप्लोसिव कहीं कहीं मेटल माइंस में वगैरह में यूज होता है, लेकिन ज्यादा का जो मैक्सिमम यूज होता है बल्क में एकदम, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट का यूज होता है, वो हमारा इमल्शन है। ठीक है, इसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छा है। ठीक है, वाटरी वाटर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, एक्सीलेंट वाटर रेजिस्टर है, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है इसका, ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इमल्सन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका वाटर रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ को देखते हैं। स्ट्रेंथ में क्या बोल रहा है कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, जाहिर सा बात है कि स्ट्रेंथ वही होगा कि जब हम लोग डेटोनेट कर दिए एक्सप्लोसिव को, वो कितना स्ट्रेंथ उसके पास है। ठीक है, ताकि वो रॉक को अच्छी तरीके से फ्रेगमेंट्स कर सके। ठीक है, फ्रेगमेंट्स अच्छी तरीके से कर सके, तो वही वही इसका स्ट्रेंथ हो गया, इसका ताकत कितना ज्यादा है। तो किसी का स्ट्रेंथ किसी के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड हम लेते हैं वो हम एनएफओ के ले लेते हैं। ठीक है, एनएफओ को 1 मान लिए। अब इससे ज्यादा जो रहेगा उसको हम लोग
बोलेंगे हाँ उसका स्ट्रेंथ ये है। जैसे कि एनएफओ को 1 अगर मानते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा स्ट्रेंथ स्लरी का है 1, इसका इससे तो अच्छा ही है स्लरी, तो हो जाएगा लगभग कितना 135% हो जाएगा। अच्छा इसका तो स्ट्रेंथ उसका हम बोल देंगे कि 135%। ठीक है, जो मतलब जो लो एक्सप्लोसिव्स रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, मान लीजिए वो एनएफओ से 50% ही है, तो वो 50 रहेगा। और स्लरी हो गया, इमल्सन हो गया, ये 100 के ऊपर ही रहेगा। तो स्ट्रेंथ उसका इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एएनएफओ स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर आपको कहीं एग्जाम वगैरह में आ जाता है कि हाँ पीईटीएन के रिस्पेक्ट में निकाल के दिखाओ, ठीक है, वो न्यूमेरिकल में आ जाता है। तो अगर बोल दिया जाता है पीईटीएन के रिस्पेक्ट में निकाल के दिखाओ, तो पीईटीएन का स्ट्रेंथ आपको दिया रहेगा, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पीईटीएन हो गया, टीएनटी हो गया, या फिर इमल्सन के रिस्पेक्ट में निकालने बोल दिया गया, तो ये सब हो जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सब हो जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये बाद की बात है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स जब होंगे, जब लेवल 2 आएगा उस समय आपको डिस्कस किया जाएगा इन सब के बारे में। थोड़ा सा जानकारी रखना अच्छा है थोड़ा सा। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ डिफाइंड होता है इसके लिए, और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ डिफाइंड होता है। ठीक है, एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक होता है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये मतलब जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो तो आपको बताया गया, और जो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ होता है वो केमिकल रिएक्शन करवा के निकाला जाता है कि स्ट्रेंथ इसका कितना है। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रेंथ का बात रहा आपका। तो हाँ हाँ, एक बात और यहाँ बता दें कि पहले यूज होता था एनजी यूज होता था। ठीक है, स्टैंडर्ड पहले माना जाता था, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड माना जाता था, एनजी एनजी को माना जाता था। लेकिन अभी क्या है, एनएफओ को लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन ग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन, वो 2004 के बाद इंडिया में बैन हो गया। ठीक है, सेंसिटिविटी उसका ज़्यादा था। ठीक है, हैंडलिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। वो क्या होता था कि एक्सप्लोड कर जाता था। ठीक है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा था, उसको डिसेंसिटाइज किया जाता था। ठीक है, कोलेडन कॉटन के द्वारा, पिछला क्लास में भी आपको डिस्कस किया गया इसके बारे में। तो पहले हमारा स्टैंडर्ड लिया गया था, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह को लेके हम लोग स्टैंडर्ड मतलब मानते थे। जिलेटिन मतलब जिलेटिन एक एक्सप्लोसिव था जो कि एनजी बेस्ड था। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव था, उसका हिसाब से एनजी को हम लोग रिस्पेक्ट रेफरेंस मानते थे। लेकिन अब क्या है कि एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव इंडिया में बैन है। ठीक है, 2004 के बाद से। तो जो रेफरेंस हमारा हो गया है वो हमारा हो गया है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। और हिमांशु जी बोल रहे हैं कि सर बता दीजिए रिलेटिव मतलब स्ट्रेंथ के बारे में। तो सब कुछ तो यहाँ पर बता ही दिया गया, अब सिर्फ न्यूमेरिकल ही बच गया आपका। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी के नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी के संदर्भ में निकाला जाए। ठीक है, किसी को बेस माना जाए, जैसे टीएनटी को अगर बेस मान लिया तो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू टीएनटी क्या हो गया, एएनएफओ का। एएनएफओ के रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल रहे हैं कि इमल्सन के स्ट्रेंथ क्या हो गया। ठीक है, तो वो आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं उसे। और एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है, वो आप केमिकल रिएक्शन से निकाल सकते हैं कि उसका क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो सिम्फर वगैरह सिम्फर वाले लोग करते हैं, उसको निकालते हैं कि हाँ इसका एग्जैक्ट स्ट्रेंथ क्या है इसका। ठीक है, वो अपने में रहता है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं रहता है। तो स्ट्रेंथ के बारे में क्लियरिटी आई। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में देखते हैं। डेंसर एक्सप्लोसिव हैव मोर लोडिंग डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी से आप समझ रहे हैं कि सिंपल सा बात है कि एक शॉर्ट होल है। ठीक है, शॉर्ट होल एक है, शॉर्ट होल है या फिर ब्लास्ट होल हो गया। ठीक है, तो जो ब्लास्ट ओपन कास्ट में जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लास्ट होल। ठीक है, ब्लास्ट होल। और जो अंडरग्राउंड में यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट होल। ठीक है, शॉर्ट होल। तो जो हमारा ब्लास्ट होल रहेगा, ठीक है, जो जो हमारा ब्लास्ट होल रहेगा, तो उसमें अगर हम एक्सप्लोसिव को डालते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका डेंसिटी 1.2 है। ठीक है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम डालें लगभग 25 kg डालें। ठीक है, 25 kg डालें, तो इसका हाइट आ गया लगभग समझिए 1 मीटर आ गया। ठीक है, इसका हाइट कितना आ गया, 1 मीटर। ठीक है, 25 kg डाले, 1.2 था इसका डेंसिटी। दूसरा शॉर्ट होल एक है, दूसरा शॉर्ट होल है। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो एक्सप्लोसिव यूज किए उसका डेंसिटी कितना था, 1.6 है मान लीजिए। ठीक है, कितना, 1.6। 1 मीटर डालते हैं इसको भी हम। ठीक है, 1 मीटर बोर्ड, इसमें भी हम 25 kg डालें, तो इसका हाइट 1 मीटर से कम होगा या ज्यादा होगा,
ऑब्वियस सा बात है, कम होगा। ठीक है, इसका 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 डेंसिटी ज्यादा था, इसका डेंसिटी कम था। ठीक है, तो ये ज्यादा हाइट तक गया। ठीक है, H1 रहा, और H2 इसका डेंसिटी ज्यादा था, तो 25 kg डाले तो ये ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाया। ठीक है, कम इसका क्या हुआ, डेंसिटी ज्यादा था तो वेट ज्यादा कंसंट्रेटेड है इसका, तो कम हाइट तक रहा। तो इस केस में क्या हो गया कि H1 इज ग्रेटर देन H2। ठीक है, हाइट तो ग्रेटर हो गया, हाइट जो है H1 का वो ग्रेटर रहेगा H2 का, क्योंकि वो ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दी ब्लास्ट होल नंबर 2। ठीक है, इसको B2 कर देते हैं, ये हमारा था B1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? नॉर्मल सा बात है, समझ में आ रहा होगा। जाहिर सा बात है कि अब वही वही हिसाब हो जाएगा कि 1 किलो रुइया ले लो और 1 किलो अ, लोहा लोहा ले लो, तो रुई इसमें अगर डालेंगे तो 1 kg डालेंगे तो इसका हाइट ज्यादा हो जाएगा, लोहा डालेंगे तो थोड़ा सा ही रहेगा, क्योंकि डेंसिटी लोहा का ज्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी इसका ज्यादा है तो इसका हाइट कम रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोडिंग डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग डेंसिटी बोलते थे कि जो डेंसर जो एक्सप्लोसिव है, तो उसका जो लोडिंग डेंसिटी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू लाइटर वाला के साथ, उसका हाइट के साथ कम रहेगा। ठीक है, उसका जो लाइटर वाला रहेगा उसका हाइट ज्यादा उठेगा, क्योंकि वो ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दी डेंसर वन। ठीक है, तो डेंसिटी का हिसाब आप समझ गए कि डेंसर एक्सप्लोसिव हैव मोर लोडिंग डेंसिटी। ठीक है, मोर लोडिंग डेंसिटी पर मीटर ऑफ होल्स। ठीक है, पर मीटर ऑफ होल में ज्यादा डेंसिटी रहता है उसका, इसलिए क्या होता है उसका वजन भी ज्यादा रहता है। तो पूरा पूरी अच्छा से पढ़ते हैं इसको। डेंसर एक्सप्लोसिव हैव मोर लोडिंग डेंसिटी दैट इज पर मीटर ऑफ होल चार्ज इन केजी ऑफ एक्सप्लोसिव इज मोर। ठीक है, पर केजी ऑफ जो चार्ज रहेगा जो हमारा ब्लास्ट होल में रहेगा वो ज्यादा आ जाएगा। डिजायरेबल फॉर ऑपरेशन इन हार्ड रॉक। ठीक है, तो ये कहाँ पर अच्छा होता है, ये हार्ड रॉक में अच्छा होता है। ठीक है, हार्ड रॉक में अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसको ज्यादा ताकत चाहिए, तो डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो। ठीक है, जाहिर सा बात है कि डेंसिटी उसका ज्यादा है, कंसंट्रेटेड ज्यादा है, तो एनर्जी उसमें कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइटर वन। तो हार्ड रॉक जहां पे होगा, जहां पर हार्ड रॉक होगा ओपन कास्ट में, वहां पर हम हायर डेंसर एक्सप्लोसिव को यूज करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोयला में जाके इसको यूज कर रहे हैं और उसमें स्पेसिंग बॉर्डर भी कम कम रखे हैं, सामने सामने भी रख रहे हैं, तो क्या होगा, माल पूरा चूरा चूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग के पास एक ही तरह का एक्सप्लोसिव आता है। ठीक है, हम लोग के पास क्या होता है, एक ही तरह का एक्सप्लोसिव आता है। कौन सा एक्सप्लोसिव आता है, अभी आपको बताया गया था, वो हमारा होता है इमल्सन। ठीक है, इमल्सन एक्सप्लोसिव आता है, इमल्सन एक्सप्लोसिव आता है। तो हम क्या करते हैं उसको, डेंसिटी तो चेंज नहीं कर पाते हैं वहां पे, तो क्या होता है कि हम लोग डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ाने से हमारा ड्रिलिंग का खर्चा बचता है हमारा। ठीक है, तो हमारा ड्रिलिंग का खर्चा बच जाता है, डेंसिटी मतलब कि डिस्टेंस जो है इसका बढ़ा दिया। तो नॉलेज आपको होना चाहिए कि कितना एक्सप्लोसिव हम मतलब एक्सप्लोसिव हमारा कैसा है। ठीक है, और कितना हमें स्पेसिंग या फिर बर्डन रखना है। ठीक है, दूरी का जो होता है वो स्पेसिंग बर्डन कहलाता है, वो लेटर ऑन हम देखेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी से यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टी, जो डेंसिटी वाला प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से रोल रोल अपना प्ले करता है एक्सप्लोसिव का केस में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेंजा में है कि ऑन द अदर हैंड वेयर लेस हार्ड रॉक आर देयर दैट इज कोल। ठीक है, कोल है, देन लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव कैन बी यूज्ड। ठीक है, विच डिस्ट्रीब्यूट्स द एनर्जी अलोंग द शॉर्ट होल एंड लंपी कोल इज अचीव्ड। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोयला अगर है तो क्या होता है, कोयला तो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द हार्डर वन। ठीक है, मीडियम हार्डनेस होता है कोयला का। तो इसमें क्या होगा कि हम, जैसा कि आपको आपको बताया गया था कि ये सॉफ्ट है, तो हमारे पास एक्सप्लोसिव तो सेम होता है, तो इस केस में क्या करें, दूर दूर कर देते हैं। ठीक है, दूर दूर कर देंगे, तो दूर दूर कर देंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट उसी तरह कम हो जाएगा। ठीक है, और जो हार्डर रॉक है उस केस में क्या करेंगे, हम सामने सामने रखेंगे। ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से तोड़ पाए, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, चलिए डेंसिटी का प्रभाव आप समझ गए। अब क्या है, सेंसिटिविटी। ठीक है, अब जो हमारा है वो हमारा है सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी में क्या बोल रहा है, सेंसिटिविटी में बोल रहा है यहाँ पे कि एक्सप्लोसिव शुड बी इनसेंसिटिव टू नॉर्मल हैंडलिंग। अब सेंसिटिविटी का रोल रोल देखिए यहाँ पर कि हर कोई अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर एक्सप्लोसिव जितना सेंसिटिव है उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि हम लोग डेटोनेशन करेंगे उसके बाद तुरंत फट जाएगा, और ज़्यादा हमें बूस्टर वगैरह अलग से हमें प्राइमिंग वगैरह देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, डेटोनेटर ही डाल के हम फोड़ दें उसको, बूस्टर का खर्चा मेरा है ना बच जाएगा। तो इसमें सेंसिटिव मतलब कि इसको अच्छा से समझिएगा। ठीक है,
तो इसमें बोलना ये यहाँ पे चाह रहा है कि एक्सप्लोसिव शुड बी इनसेंसिटिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव शुड बी इनसेंसिटिव किसके प्रति, नॉर्मल हैंडलिंग के प्रति, ठीक है, नॉर्मल शॉक के प्रति, नॉर्मल फ्रिक्शन के प्रति। तो एक्सप्लोसिव जो होगा वो इनसेंसिटिव होना चाहिए जब हम नॉर्मल हैंडलिंग कर रहे हैं उसको, ठीक है, नॉर्मल सा शॉक पड़ गया, ठीक है, थोड़ा सा उठा के रखे हुए या फिर पटक दिया उसको, तो उतना में वो फूटना नहीं चाहिए, कोई कोई उसका फायदा नहीं हुआ फिर, तो आदमी ही मर जाएगा फिर। अगर छोटा सा थोड़ा सा भी अगर इनसेंसिटिव, मतलब कि ज्यादा अगर सेंसिटिव रहा तो नॉर्मल हैंडलिंग अगर कैरिंग कर रहा है उसको, तो वो आदमी फिर मर जाएगा, उसको मतलब कि जो कैरी कर रहा है फिर हैंडल कर रहा है, तो हैंडल करेगा कौन उसको, ठीक है, लॉस है। तो सेंसिटिविटी ऐसा होना चाहिए कि जो नॉर्मल हैंडलिंग के प्रति, नॉर्मल शॉक के प्रति, नॉर्मल फ्रिक्शन के प्रति वो इनसेंसिटिव रहे, ठीक है, बट मस्ट बी सेंसिटिव, ठीक है, बट मस्ट बी सेंसिटिव टू डेटोनेशन, जब हम लोग डेटोनेट कर रहे हैं उसको तब वो सेंसिटिव रहना चाहिए, ठीक है, जब उसको हम लोग फोड़ रहे हैं तब वो सेंसिटिव रहना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा इमल्शन होता है, ठीक है, एएनएफओ होता है, जो स्लरी होता है, वो सब क्या रहता है, वो लोग बूस्टर सेंसिटिव रहता है, ठीक है, बूस्टर मतलब जो प्राइमिंग कार्ट्रिज, जो पिछला क्लास में आपको बताया गया था कि प्राइमर और बूस्टर का अंतर वो लोग सेम ही है, ठीक है। एक्सप्लोसिव शुड बी insensitive towards the normal handling, normal shock, normal friction, ठीक है, but must be sufficiently sensitive towards the detonation and capable of propagation satisfactorily cartridge to cartridge, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि sufficiently sensitive होना चाहिए कि नॉर्मल हैंडलिंग में, ठीक है, नॉर्मल शॉक में और नॉर्मल फ्रिक्शन में तो इंसेंसिटिव रहे, लेकिन जब हम लोग उसको डेटोनेट करें, जब उसको हम लोग एक्सप्लोड करना चाहें तो वो अच्छी तरीके से एक्सप्लोड भी हो जाए। और यहाँ तक भी बोल रहा है, ये कार्टिज टू कार्टिज बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर कार्टिज का फॉर्म में ब्लास्ट होल में अगर यूज हम करते हैं तो, ठीक है, जनरली ये अंडरग्राउंड के लिए यहाँ पर है कि अगर इस तरीके का है हॉरिजॉन्टल होल्स वगैरह होता है तो इस हॉरिजॉन्टली या फिर एक इंक्लाइन में करते हैं, तो कार्टिज इसमें इंसर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, प्राइमर कार्टेज इंसर्ट किए, फिर सेकेंडरी वाला इंसर्ट किए, तो इसमें गैप हो जाता है थोड़ा सा, या किसी कारण से हो जाए, डस्ट उस्ट यहाँ पे जमा हो गया तो गैप हो गया है, तो क्या हुआ कि शॉक, तो ये वाला तो फट गया, ठीक है, स्टार्टिंग वाला फट गया, या फिर इनवर्स इनिशिएशन से कर रहा है वो अंडरग्राउंड में बताया जाएगा, तो ये वाला स्टार्टिंग वाला फट गया, लेकिन इसमें गैप है तो ये वाला सेकंड वाला नहीं फटा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जब फटे तो ये वाला इसको साथ में फोड़ दे इसको, ठीक है, थोड़ा सा गैप भी है फिर भी फोड़ दे उसको, ठीक है, इतना सेंसिटिव होना चाहिए। तो ये अंडरग्राउंड का पार्ट था, ये आपको बताया भी जाएगा अंडरग्राउंड में। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि नॉर्मल हैंडलिंग, नॉर्मल शॉक, नॉर्मल फ्रिक्शन में इंसेंसिटिव रहे तो ठीक है, अच्छा बात है, ठीक है, मैनकाइंड के लिए अच्छा है। और सेटिस्फैक्टरीली सफिशिएंटली सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द डेटोनेशन, जब हम लोग डेटोनेट करें तो अच्छी तरीके से वो फट जाए, ठीक है। एंड कार्टिज टू कार्टिज एंड इवन ओवर शॉर्ट गैप, अगर गैप भी रह गया कार्टिज के बीच में फिर भी वो अच्छी तरीके से फट जाए, ठीक है, एक्सप्लोड हो जाए वो। तो ये आपका सेंसिटिविटी वाला भी चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि एक्सप्लोसिव का सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग। और एनजी जो हमारा बैन था नाइट्रोग्लिसरीन, वो हमारा सेंसिटिविटी के लिए ही बैन हुआ था, ठीक है, 2004 के बाद भारत सरकार ने उसे बैन कर दिया, ठीक है। एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव अब कोई भी यूज नहीं होता, ठीक है, सब कौन सा बेस्ड एक्सप्लोसिव यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है। जब हम लोग एक्सप्लोसिव के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ ही इसके बारे में क्लियर होते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी के बारे में हमने देख लिया अच्छी तरीके से, वीओडी के बारे में देख लिया, डेंसिटी के बारे में अच्छी तरीके से देख लिया, स्ट्रेंथ के बारे में अच्छी तरीके से देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये भी अंडरग्राउंड का पैरामीटर है, ठीक है। ये पैरामीटर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्सप्लोसिव विच आर टू बी यूज्ड वेयर वेंटिलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, वेंटिलेशन जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ ओपन टू मतलब कि ओपन टू एटमोस्फेयर नहीं है, जैसे कि अंडरग्राउंड हो गया, वहां पर वेंटिलेशन किसके माध्यम से हो रहा है, एमएमवी के माध्यम से, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के माध्यम से वहां पर वेंटिलेशन हो रहा है। तो वहां पर अगर क्या होगा कि अगर हम ऐसा कोई एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, जैसे कि एनजी है हमारा, एनजी को अगर यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है, ठीक है, हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है, जो कि वहां पर कन्फाइंड जगह है, वहां पर गैलरीज है, ठीक है, गैलरीज से छोटा छोटा गैलरीज होते हुए पास होता है, तो वहां पर आदमी रहता है वहां पे, तो उसे बचा नहीं जा सकता है, तो वो क्या होगा कि जितने भी मैन पावर वहां पे मौजूद है सब इनहेल करेंगे उसको, और फिर क्या होगा, हेल्थ हैजार्ड होगा, ठीक है, तबीयत खराब होगी और हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाएगा। तो तो जो भी होगा वहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो इस तरीके का मतलब जो भी एक्सप्लोसिव इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक को रिलीज करता है, जैसे कि हार्मफुल गैसेस वगैरह को, तो उस तरीके का हम एक्सप्लोसिव को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक में यही बताया गया है कि जो एक्सप्लोसिव ज्यादा हार्मफुल गैसेस को इजेक्ट करता है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस को रिलीज करेगा, ठीक है, इन दी प्रोडक्ट ऑफ डेटोनेशन, जब वो एक्सप्लोड होगा
उस तरीके का एक्सप्लोसिव को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि जहां पर रिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन होगा वहां पर हम ऐसा एक्सप्लोसिव को यूज करेंगे जो कि हमारा हेल्थ पर इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये भी हमारा अंडरग्राउंड से रिलेटेड है, लीगल परमिशन। ठीक है, कि हम लोग परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज करेंगे अंडरग्राउंड के लिए। और परमिटेड किस तरीके से आएगा, जो हमारा इन सबको जो भी बताया गया है अभी उन सबको फॉलो करेगा। ठीक है, उन सबको फॉलो करेगा, जैसे कि आपका ये फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगा। ठीक है, ये आपका सेंसिटिविटी को फॉलो करेगा कि ज़्यादा सेंसिटिव ना हो। तो कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और उसको लीगलाइज करने के लिए डीजीएमएस पैरामीटर्स रखा, कुछ टेस्ट्स रखे हैं। ठीक है, जो कि आपको परमिटेड एक्सप्लोसिव जब हम पढ़ाएंगे अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग में उस समय आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो परमिटेड एक्सप्लोसिव ऑफ प्रॉपर टाइप शुड बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। ठीक है, तो लीगल परमिशन उसके लिए लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब जो एक्सप्लोसिव है उसका कुछ टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर थोड़ा सा भी गर्म सरफेस पर चला गया तो एक्सप्लोड हो जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर स्टेबिलिटी के लिहाज से हमारा स्टेचुटरी प्रोविजंस भी है कुछ। ठीक है, ये आपका डीजीएमएस सर्कुलर जनरल स्टेचुटरी रूल 986 में। ठीक है, जनरल स्टेचुटरी रूल है आपका 986 ई, और सब रूल है आपका 5 में। ठीक है, उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है एज द स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज ब्लास्ट होल शुड नॉट बी चार्ज्ड इफ टेम्परेचर इनसाइड द ब्लास्ट होल एक्सीड्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर ब्लास्ट होल का टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, ब्लास्ट होल है ये, इसका इनसाइड का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से ज्यादा हो गया, ठीक है, 80 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, इसमें हम लोग कुछ भी काम नहीं करें, ना चार्जिंग ब्लास्टिंग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो छोड़ तो नहीं देंगे इसी तरह, कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो करना यही है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि पानी डाल के छोड़ देते हैं जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए। ठीक है, तो ब्लास्ट होल को चार्ज तो करना है, लेकिन कब, जब उसका टेम्परेचर 80 डिग्री से कम हो जाए। ठीक है, तो सर्टेन प्रिकॉशंस लेंगे हम लोग। ठीक है, सर्टेन प्रिकॉशंस लेंगे कि उसमें पानी पानी भर के छोड़ देंगे हम उसमें। ठीक है, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाए। जब वो ठंडा हो जाता है, मतलब कि 80 डिग्री से कम टेम्परेचर उसका आ जाता है, तब हम फिर ये सब प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आपने देखा कि स्टेचुटरी रूल क्या था हमारा, कि 80 डिग्री से ज्यादा अगर होल का टेम्परेचर हो जाता है तो हम उसमें चार्जिंग ब्लास्टिंग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, as the statutory provision is blast hole should not be charged if temperature inside the blast hole exceeds 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, रेफरेंस में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर आइडियल नहीं होता है, कभी हो सकता है कि हम पढ़ा रहे हैं और मुंह से कुछ अलग अलग ही निकल जाए। ठीक है, दिमाग में चल रहा है कुछ और बोल कुछ और रहे हैं। तो इसीलिए जितना भी होता है पॉइंट, जितना भी पॉसिबल होता है, जनरली जो हमारा स्टेचुटरी थिंग्स होता है उसमें क्या होता है कि डेटाज वगैरह होते हैं, और डेटाज में क्या होता है कि बोलने में कभी गड़बड़ी हो जाता है। तो कभी भी आप इस ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हर जगह आपको रेफरेंस दे दिया जाता है। ठीक है, आप वहाँ जाके रेफरेंस को जाके चेकआउट भी कीजिएगा, और उसके रिलेटेड और भी कुछ स्टेचुटरी थिंग्स अगर आपको पढ़नी है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको रेफरेंस दे दिया जाता है। एक्सेसरीज में आपको बताई जाएगी कि हम लोग मेजरमेंट किससे करते हैं, इसका पायरोमीटर बोल के एक डिवाइस आता है, जिस तरह कोरोना जांच करते हैं ना हम लोग। ठीक है, ऐसे करके ट्रिगर होता है इसका भी, यहाँ पर ट्रिगर रहता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर सेंसर सेंसर रहता है, इसको हम लोग होल के अंडर में पॉइंट करके और इसको हम लोग ट्रिगर करते हैं। ठीक है, ट्रिगर करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर स्क्रीन रहता है, स्क्रीन में फिर टेम्परेचर बता देता है कि होल का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, डिवाइस का नाम क्या है, पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर। ठीक है, तो पायरोमीटर की मदद से हम लोग टेम्परेचर को देख लेते हैं, ब्लास्ट होल का टेम्परेचर कितना है, उसके बाद फिर हम लोग उसमें चार्जिंग वगैरह करेंगे उसको। ठीक है, या फिर प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ेगी तो प्रिकॉशन भी लिया जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर स्टेबिलिटी के बारे में भी देख लिया आपने, और इसी के साथ शायद प्रॉपर्टीज सारी खत्म होती है एक्सप्लोसिव की। ठीक है, तो आप सब कुछ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब हम लोग एक्सप्लोसिव में जाने वाले हैं। एक्सप्लोसिव का स्लाइड में अब हम लोग जाएंगे, तो वहां पर जो जो भी प्रॉपर्टीज यूज हुई है, ठीक है, उसका, और जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम लोग पढ़े हैं, जो इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, सेंसिटाइजर क्या होता है, जेलिंग एजेंट क्या है, गैसिंग एजेंट क्या है, सबके बारे में वहां पर आएगा। तो वहां पर और भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जो अब हमारा फर्स्ट एक्सप्लोसिव है, ठीक है, जनरली यहाँ पर हम लोग डील करेंगे ओपन कास्ट एक्सप्लोसिव्स को। ठीक है, अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड एक्सप्लोसिव देखी जाएगी। यहाँ पर ओपन कास्ट एक्सप्लोसिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला है वो हम लोग पढ़ेंगे एएनएफओ के बारे में। ठीक है, तो
फर्स्ट हम पढ़ेंगे NFO, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इसका नाम है, ठीक है, ANFO, ठीक है। इसका रिगार्डिंग एक कहानी भी है, बहुत फेमस फेमस कहानी, कि शिप में क्या हुआ था कि खाद होता है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट तो खाद होता है, तो खाद होता है तो इसको है ना शिप में भारी मात्रा में लेके जाया जा रहा था, और डीजल ऑयल भी रखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो डीजल ऑयल तो यूज होता है शिप वगैरह को चलाने के लिए, तो डीजल ऑयल भी था। तो जब वो अपने किनारे पर लगा पोर्ट पर, तो बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि पोर्ट में जो एक्सप्लोजन हुआ बहुत भयानक था, और बहुत दूर तक उसका इफेक्ट गया था, ठीक है। जो शिप था, शिप में यहाँ पर खाद था, बहुत भारी मात्रा में खाद था, एमोनियम नाइट्रेट, और फ्यूल ऑयल था वहाँ पर, क्योंकि वो शिप को चलाने में काम आता है। तो बाद में फिर रिसर्च करने के बाद पता चला कि अमोनियम नाइट्रेट जब फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है तो वो एक हाई एक्सप्लोसिव बना देता है, ठीक है। तो ये वाला स्टोरी था, बता दिया आपको। तो एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, टेक्सास सिटी, हाँ सही है, तो पता है स्टोरी तो, टेक्सास सिटी इन US, सही है। तो एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल था। तो एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है, ठीक है। तो एमोनियम नाइट्रेट हमारा एक खाद है, ठीक है। फ्यूल ऑयल में हम लोग डीजल का यूज करते हैं। तो जो परसेंटेज होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 94 और 6% रहता है, ठीक है। ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर क्या होगा कि सेंसिटिविटी उसका डिक्रीज करेगा, और कम भी करेंगे तो शार्पली डिक्रीज करेगा। ज़्यादा तेजी से डिक्रीज करता है कम करने पर, और ज़्यादा करने से भी डिक्रीज करता है लेकिन कम करता है, ठीक है। ये इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जो भी कंसेप्ट हम बोलते हैं वो आपको इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मिल जाता है, और जो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ होता वो यहाँ वो आपको थोड़ा सा मिलता है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो सारा ही चीज़ लिखा हुआ ही मिलता है। वो आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि सिर्फ फोटो फोटो डाल के भरती है, ठीक है। तो फोटोज में भी सोच रहे हैं कुछ नेमिंग वगैरह कर दे उसको, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा उसको, ठीक है। तो एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, तो एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो एमोनियम नाइट्रेट जो हमारा होता है वो प्रिल्ड फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। प्रिल्ड अब क्या होता है, प्रिल्ड होता है ग्रेनुलर पार्टिकल्स टाइप से, ठीक है। प्रिल्ड जो होता है वो क्या होता है, फाइन ग्रेन्स टाइप से होगा, ठीक है। वो जैसे अगर ग्रेन टाइप से ग्रेनुलर रहेगा तो दानेदार रहेगा, ठीक है। प्रिल्ड क्या होता है, दानेदार होता है, जिसका अंदर में दानेदार रहेगा तो अंदर में क्या है कि वॉइड होगा। वॉइड होगा तो फिर क्या होगा, डीजल ऑयल जब मिक्स करेंगे तो वो सब वॉइड में जाके घुस जाएगा, ठीक है, पेनिट्रेट हो जाएगा वॉइड्स में, और फिर इसको एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना देता है, ठीक है। तो ANFO में हम लोग प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, ठीक है, प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट, और उसको फिर डीजल ऑयल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट डज नॉट ऑकर इन नेचर, ठीक है, नेचर में ऑकर नहीं करता। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग अमोनियम गैस विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन करते हैं उसको, तब जाके अमोनियम नाइट्रेट हमें मिलता है, ठीक है। फिर फर्दर ऑन क्या करते हैं, हम उसको फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, दैट इज डीजल के साथ, ठीक है। डीजल ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, कितना परसेंटेज में, 6% में मिक्स करते हैं, ठीक है। बेस्ट बेस्ट परसेंटेज है 94 और 6, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है, फिर आपका जब समर सीजन आता है तो समर सीजन में कंजप्शन कम होता है, विंटर सीजन में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो तो अलग बात है, लेकिन जो आपका बेस्ट परसेंटेज है वो यही वाला है। बाकी कंडीशन में थोड़ा सा सीजन के साथ थोड़ा सा डिफर होता है। ये हो गया, ठीक है। अब एडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है। अब जो अमोनियम नाइट्रेट है हम लोग क्यों उसका जो चलन है उसका कम क्यों हो गया, क्या रीजंस था, ठीक है, क्या रीजंस की वजह से अमोनियम नाइट्रेट का चलन कम हो गया। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या था, सेफ टू हैंडल था। एडवांटेज फर्स्ट देख लेते हैं, सेफ टू हैंडल, ठीक है, हैंडल करने में आसान था, ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव नहीं था, अच्छा था। इजी टू चार्ज, चार्ज करने में भी आसानी था, ठीक है। उसको क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मिक्स करते थे, मिक्स करके के बाद फिर क्या करते थे, उसको हम लोग कार्टेज का फॉर्म में बोरा जैसा करके भर देते थे, और उसके बाद अ, बोरा जैसा भर के फिर हम लोग उसको यूज करते थे ब्लास्ट होल में डाल डाल के, ठीक है। तो सेंसिटिव ज्यादा नहीं था तो हम लोग आराम से कर लेते, तो कोई दिक्कत नहीं था, इजी टू चार्ज भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सुटेबल फॉर ड्राई होल्स, ठीक है। और लेकिन ड्राई होल्स के लिए सुटेबल है, क्योंकि वो क्या आपको पता है कि अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है कि पानी में घुल भी जाता है प्लस डिसेंसिटाइज भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसका यूज हम लोग वाटरी होल में नहीं करते थे, ठीक है। तो उसको ड्राई होल के लिए ही यूज किया जाता था। और इंडिविजुअल मटेरियल्स आर नॉट एक्सप्लोसिव, प्लस जो इंडिविजुअल मटेरियल है जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट अलग से है तो वो एक्सप्लोसिव नहीं है, डीजल ऑयल अलग से है तो वो भी एक्सप्लोसिव नहीं है, जब वो दोनों मिलेगा तब एक्सप्लोसिव होगा, ठीक है। तो कैरी करने में आसानी है, ठीक है। ढो के कहीं से लेके जा रहे हैं तो दो कंपार्टमेंट में रख दिए, एक में हम अमोनियम नाइट्रेट को रख दिए, एक में हम रख दिए डीजल ऑयल को, आराम से लेके चले गए। जब वो दोनों मिक्स ही नहीं होगा तो एक्सप्लोसिव भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एडवांटेज था कि हैंडल करने में आसानी था, चार्जिंग में आसानी था, ठीक है, कैरी करने में भी आसानी था, और इंडिविजुअल मटेरियल जो था वो एक्सप्लोसिव भी नहीं था, ठीक है। मिक्स करने के बाद एक्सप्लोसिव होता था तो ठीक है, अच्छा बात है, उस समय हम प्रिकॉशंस ले लेंगे।
तो ये था एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या था उसका? डिसएडवांटेज ये था कि इसको हम लोग स्लीपिंग ऑफ होल्स में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, स्लीपिंग ऑफ होल्स में यूज नहीं कर सकते। स्लीपिंग ऑफ होल्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर अच्छे अच्छे से बताया जाएगा जब ब्लास्टिंग में हम आएंगे तो। ठीक है, अभी एक्सप्लोसिव चल रहा है। तो स्लीपिंग ऑफ होल्स वैसा होल्स होता है जिसको हम ड्रिल्ड करके चार्ज कर दिए। ठीक है, चार्ज कर दिए, लेकिन जिस दिन हम चार्ज किए, जैसे आज क्या है, आज है हमारा सैटरडे, सैटरडे है ना, हाँ सैटरडे। ठीक है, सैटरडे है, तो आज जो होल्स चार्ज हुआ, मतलब एक्सप्लोसिव भर दिए, उसको हम ब्लास्टिंग नहीं किया। ब्लास्टिंग कब कर रहे हैं? मान लीजिए वेडनेसडे को कर रहे हैं, इतना दिन के लिए वो स्लीप हो गया, सो गया आराम से। ठीक है, उसको हम लोग चार्ज नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीपिंग ऑफ होल्स बोल देते हैं। ठीक है, होल्स को स्लीप करवा दिया। तो जिस दिन चार्जिंग हुआ उस दिन ब्लास्टिंग नहीं किए, तो वो स्लीपिंग होल्स हो गया। ठीक है, तो स्लीपिंग होल्स में यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्या होता है कि जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल है, येलो से बना दिया अमोनियम नाइट्रेट, और ये आपका फ्यूल ऑयल हो गया, मिक्स है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियसली यूज इसको कर लिए तब तो सही है, तुरंत अगर यूज कर रहे हैं तो सही है। लेकिन तुरंत अगर यूज नहीं कर पाए तो क्या होता है? तुरंत अगर यूज नहीं कर पाए तो जो एमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, और जो हमारा फ्यूल ऑयल है, तो फ्यूल ऑयल नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है, धीरे धीरे बैठ जाता है। ठीक है, फ्यूल है तो उसका टेंडेंसी है नीचे की तरफ जाने का। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ आके बैठ जाता है, तो ऊपर का जो एमोनियम नाइट्रेट है वो सूखा रह गया। ठीक है, ऊपर का एमोनियम नाइट्रेट सूखा रह गया। तब जब सूखा रह गया तो वो एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी अपना लूज करते रहता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी लूज कर देगा वो, तो फिर अच्छा से ब्लास्टिंग नहीं होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग फ्यूल ऑयल गोज टू द बॉटम ऑफ द होल, अमोनियम नाइट्रेट बिकम्स ड्राई एट द टॉप। टॉप में क्या होता है? ये ड्राई रह जाता है। ठीक है, नीचे में सारा फ्यूल ऑयल चला जाता है, तो अच्छे से इसका प्रॉपर्टी सही नहीं हो पाता है इसका। ठीक है, इसको हम लोग स्लीपिंग होल्स में यूज नहीं कर पाते हैं इसको। ठीक है, और इंस्टेंटेनियसली इसको यूज करना होगा। प्लस अभी हम लोग यूज इसको इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि इससे बेटर बेटर एक्सप्लोसिव आ गया जिसका वीओडी ज्यादा है। ठीक है, वीओडी ज्यादा है मतलब क्या होगा कि शॉक एनर्जी ज्यादा है। शॉक एनर्जी ज्यादा है मतलब क्या होगा? उसका टेंडेंसी ज्यादा है वो क्रैक करने का। ठीक है, हार्ड से हार्ड मटेरियल को तोड़ देगा। ठीक है, तो और प्लस क्या है कि वाटर रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो वाटर रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो हम क्यों हम मतलब एएनएफओ का जब अच्छा इससे भी अच्छा अगर हमको मिल रहा है एक्सप्लोसिव, जो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट को बचाएगा हमारा, अच्छा से हमारा ब्लास्टिंग होगा, जिसमें हमारा मशीनरीज का मेंटेनेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, मैन पावर का मतलब खर्चा ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हम लोग क्यों नहीं यूज़ करेंगे? ठीक है, हमें तो मतलब चाहिए कि कम से कम कॉस्टिंग हमारा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, तो वही हम यूज़ हम करेंगे। तो एनएफओ को इसलिए अभी हम लोग ज़्यादा यूज़ में चलन में नहीं है। ठीक है, तो जो हम यूज़ करें अभी इमल्सन है। ठीक है, और स्लरी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका वीओडी कितना है? वीओडी है इसका 3000 ms टू मीटर पर सेकेंड टू 3500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना? 0.85। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया कि ये पानी के ऊपर तैरते रहता है। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के बारे में आपको पता चल गया कि हम लोग उसको प्रील्ड फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, प्रील्ड फॉर्म में इसलिए यूज करते हैं ताकि उसके अंदर स्पेस रहे। ठीक है, वॉइड रहे अंदर, उसका ग्रेन्स के अंदर में स्पेस रहे, वॉइड रहे, ताकि डीजल ऑयल उसमें जाके अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर ले और दोनों जाके मिक्सअप होकर अच्छी तरीके से अपना एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी का एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से दिखाएं। ठीक है, एक्सप्लोड होने के समय में। तो ये आपका एएनएफ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। ये बोला देखिए, ये हमारा प्रील्ड फॉर्म में है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ग्रेनुलर फॉर्म में है, अंदर में वॉइड स्पेस रहेगा। ठीक है, ये प्रील्ड प्रील्ड फॉर्म में है अमोनियम नाइट्रेट। और ये सब आप क्या है कि पहले का तरीका है, ओल्ड मेथड है। ठीक है, ओल्ड मेथड ऑफ मिक्सिंग था, पहले मिक्स करते थे, हमको उसको बिछा दिए साइड में ले जाके मिक्स कर रहे हैं, और ये डीजल ऑयल डाल रहे हैं, और ये इसका वुडन का होता था, कुछ डायमेंशन है, ये शायद डीजे में सर्कुलर में लिखा हुआ है, कोई अभी खास यूज का है नहीं, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा इंफोसाइज नहीं की, फालतू का क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना है तो आपको, ये आपको डीजे में सर्कुलर में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, बाद में कार्टेज का फॉर्म में, जैसे बोरा यहाँ पर है। ठीक है, ये बोरा में भर रहा है, भर लेगा बोरा में, फिर इसके अंदर डाल के ले जाएगा जहाँ पर इसको करना है। साइट में मिक्स कर रहा था, ठीक है, नहीं तो कहीं बाहर में मिक्स कर रहा है, तो ट्रक में लोड करके ले जाएगा और साइड में जाके होल में जाके डाल देगा। ठीक है, ये सब भी चलन में कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ एक्सप्लोसिव है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, एएनएफओ 94% अमोनियम नाइट्रेट है, 6% आपका फ्यूल ऑयल है। ठीक है, रिजल्टेंट मिल गया आपको एएनएफओ। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका बैग्स में। ठीक है, बैग्स में आपका यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है।
ठीक है, ये जो मशीन है, ये मशीन को क्या बोलते हैं, क्या लिफ्टर बोलते हैं इसको, फॉर्क लिफ्टर बोलते हैं, ठीक है, इसको शायद फॉर्क लिफ्टर बोलते हैं। ये जो मशीन आपका है, ये आपका जो मशीन का नाम है, इसका नाम है फॉर्क लिफ्टर नाम है इसका। आगे में क्या होता है कि आगे में इस तरह नीडल नीडल टाइप से निकला हुआ रहता है, ये एनसीआर में आया था, ऑप्शन में था, ये ऐसे करके निकला हुआ रहता है। इसका ऊपर क्या होता है कि इसका ऊपर आगे से ये लोड लोड इसको कर देता है, ये लेके चला, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, ठीक है, लोड को कैरी करने के लिए। मशीन का नाम फॉर्क लिफ्टर। और क्या कर रहा है ये यहाँ पर, ये अमोनियम नाइट्रेट का जो बोरी है ठीक है, बोरी को लेके जा रहा है। और ये बोरी अगर फटा उटा रहेगा तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट हमारा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हमारा होता है अमोनियम नाइट्रेट। जैसे कि आपको पता है कि अमोनियम नाइट्रेट पानी के साथ जाके डिजोल्व होकर क्या होता है, डिसेंसिटाइज हो जाता है। तो वही चीज यहाँ भी है कि बोरी अगर फटा उटा रहेगा तो क्या होता है कि उसमें वो ढिक्का ढिक्का टाइप से बन जाएगा, ठीक है, केकिंग टाइप से बन जाएगा, तो फिर उसको हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर यूज में लेंगे उसको तो हमारा जो एक्सप्लोसिव जो फॉर्म होगा उसका प्रॉपर्टी सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए यहाँ से। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया स्लरी एक्सप्लोसिव, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है, स्लरी है, स्लरी बाद इमल्सन आ जाएगा, इमल्सन के बाद पीटीएन और टीएनटी है, ठीक है, शॉर्ट में देख लेंगे। उसका बाद बूस्टर है। एज अर्ली एज पॉसिबल एक्सप्लोसिव खत्म करके फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट हम एसेसरीज के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो स्लरी एक्सप्लोसिव है, स्लरी एक्सप्लोसिव का वीओडी कितना है, 3800 मीटर पर सेकंड टू 4500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका एनएफओ से ज्यादा है, एनएफओ का 3000 से 3500 तक था, ठीक है। तो एनएफओ से ज्यादा है, इम्पैक्ट अच्छा रहेगा इसका, शॉक एनर्जी अच्छा रहेगा, ठीक है, शॉक एनर्जी अच्छा रहेगा तो क्रैक अच्छी तरीके से कर पाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना है, 1.05 टू 1.6, ठीक है। वेरिएशन होता है जब एसएमई और एसएमएस के बारे में तो आप जानते होंगे थोड़ा सा, कि ये सब में क्या होता है कि हम लोग साइट में जाके इन लोग का प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी वाइज थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी रॉक। रॉक जैसा भी है, हार्ड है तो हम डेंसिटी को बढ़ा देंगे, सॉफ्ट है तो डेंसिटी को घटा देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग एक्सप्लोसिव के साथ रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम लोग कम बेसी कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका इसलिए दिया है यहाँ पर 1.05 टू 1.6, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज ग्रेटर देन वाटर, सो इट विल बी नाइसली यूज्ड इन दी वाटरी होल्स, ठीक है, वाटरी होल्स में अच्छी तरीके से यूज हो जाएगा, प्लस ये वाटर रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। तो कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन स्लरी एक्सप्लोसिव में देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उनमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, कौन कौन सा एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर यहाँ अमोनियम, सोडियम, कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ कैल्शियम के साथ नाइट्रेट लिखा हुआ है, यहाँ भी नाइट्रेट होगा, ठीक है, यहाँ भी नाइट्रेट होगा, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, लिखने समय थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ऑल आर दी ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर का काम हमें हमें पता है, वो ऑक्सीजन जनरेट करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। बी, बी में क्या है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कॉन्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली देखते हैं। क्या था कि जब स्लरी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्लरी को बनाते हैं तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव है तो अमोनियम नाइट्रेट को यूज किया, प्लस इसमें क्या है कि हम टीएनटी मिलाते थे, ठीक है, टीएनटी, ठीक है, ये फ्यूल सेंसिटाइजर है, ठीक है, फ्यूल सेंसिटाइजर है। टीएनटी हमारा आप जानते हैं हाई एक्सप्लोसिव भी है, ये सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, ठीक है, हाई एक्सप्लोसिव है तो और प्लस सेंसिटिविटी भी ज्यादा है उसका, ये सेंसिटिविटी भी बढ़ाएगा, प्लस फ्यूल की तरह एक्ट भी कर रहा है, वो वहां पर जलेगा, कंबस्टिबल, वो कंबस्टिबल बोल रहा है, फ्यूल की तरह में वो, मतलब कि वहां पर बर्न होगा, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के साथ में। तो अमोनियम नाइट्रेट है प्लस टीएनटी है, तो अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, और टीएनटी बर्न होगा वहां पर, ठीक है, जलेगा, डेटोनेट होगा वहां पर, जलना सही नहीं है, डेटोनेट होगा बोलना सही है, ठीक है, क्योंकि हाई एक्सप्लोसिव है। तो टीएनटी है वहां पर फ्यूल सेंसिटाइजर के रूप में, प्लस क्या होता है, अब हम इसमें मिलाते हैं क्रॉस लिंकिंग एजेंट मिला देते हैं, ठीक है, तो सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं। किस लिए मिलाते हैं, ये जो दोनों अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, और प्लस टीएनटी है, ये दोनों अच्छा से मिक्स नहीं होता है, ठीक है, सही से मिक्स नहीं होता, तो ऐसा कोई एजेंट चाहिए जो इन दोनों को मिक्स करवाए, ठीक है। तो उसको हम लोग इन दी केस ऑफ स्लरी में क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंकिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग एजेंट के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्या करता है, वो बाइंड करता है, ठीक है, बांध के रखता है, तो इन दोनों को आगे मतलब ये इन लोगों को बांध के रखेगा, तो इससे क्या होगा कि इन लोग का मिक्स, ये लोग मिक्स हो जाएगा, ठीक है, मिक्स हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी इनहेंस होगा, बढ़ेगा।
तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, पोटेशियम या फिर सोडियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग जब इसमें पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट यूज किया तो ये लोग अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। तो तीन चीज का यूज हो गया, ऑक्सीडाइजर का यूज हो गया, फ्यूल सेंसिटाइजर का यूज हो गया, प्लस किसका यूज हो गया हमारा, एक हमारा क्रॉस लिंकिंग एजेंट का यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग एजेंट का काम आ गया यहाँ, जो कि किस फॉर्म में है, सोडियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्म में। ठीक है, तो इन तीनों मिल गया। मिलने के बाद क्या था प्रॉब्लम, और एक था कि ये लोग डाइल्यूटेड था। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा नहीं था, तो अच्छा खासा जो हार्ड रॉक रहेगा उसमें हम लोग अगर डेंसर एक्सप्लोसिव नहीं रहेगा तो यूज नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो उसको डेंसिटी बढ़ाने के लिए इसमें गुआर गम मिलाया गया। ठीक है, जेलिंग एजेंट। ठीक है, जेलिंग एजेंट के बारे में भी पढ़े हम लोग। जेलिंग एजेंट क्या करता है, वो डेंसिटी को एनहेंस करता है। तो गुआरगम मिलाया गया या फिर स्टार्च मिलाया गया, दो चीज होता है जो कि डेंसिटी को बढ़ाता है। एक हमारा होता है गुआरगम, और एक क्या आता है, स्टार्च, STARCH, स्टार्च। ये हमारा जेलिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, जेलिंग एजेंट होता है, तो ये हमारा डेंसिटी को बढ़ाता है। अब जब चारों चीज मिल गया, एमोनियम नाइट्रेट, TENT मिल गया, प्लस क्या मिलाए थे हम लोग इसमें मिलाए थे क्रॉस लिंकिंग एजेंट, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, तीसरा, और गुआरगम या स्टार्च, कुछ भी मिला दिए इसमें। तो ये जब चारों मिल जाता है तो क्या बनता है हमारा, चारों जब मिलने के बाद ये हमारा बना देता है स्लरी एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो स्लरी एक्सप्लोसिव का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ऑक्सीडाइजर के रूप में यहाँ पर क्या था, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रेट है, ये आपको सही जब करेंगे PDF तो आपको बता दिया जाएगा, यहाँ पर लिखवा दिया जाएगा। यहाँ क्रॉस लिंकिंग एजेंट में क्या यूज कर लिया हम लोग, पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट, उन लोगों को बाइंड करने के लिए। जेलिंग एजेंट में हम लोग स्टार्च का यूज कर लिया। ठीक है, गूगरगम का भी यूज कर सकते हैं, स्टार्च का भी यहाँ लिखा हुआ। फ्यूल सेंसिटाइजर। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी शायद इंग्रेडिएंट उस समय नहीं बताया गया, तो उस समय सिर्फ आपको बताया गया था फ्यूल और सेंसिटाइजर अलग अलग से। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है कि फ्यूल सेंसिटाइजर साथ में ही। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहा है, फ्यूल की तरह भी काम कर रहा है प्लस सेंसिटाइजर की तरह भी काम कर रहा है, इसलिए इन लोगों को बोल दिया जा रहा है फ्यूल सेंसिटाइजर। ठीक है, तो फ्यूल सेंसिटाइजर यहाँ दो तरह का फ्यूल सेंसिटाइजर है, एक है एक्सप्लोसिव नेचर का फ्यूल सेंसिटाइजर है, एक है नॉन एक्सप्लोसिव नेचर का फ्यूल सेंसिटाइजर। ठीक है, फिर लग रहा है हार्ड हो जा रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, हार्ड नहीं होगा, आराम से धीरे धीरे फिर से वीडियोज आएगा उसमें भी देखिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ये घुस जाएगा, सब दिमाग में बैठ जाएगा, फिर अच्छा लगेगा। और माइनिंग भी ऐसा है कि LC काकू जी क्या किताब का नाम निकाले थे, माइनिंग डाइजेस्ट। ठीक है, तो माइनिंग क्या होता है कि आप पढ़ने समय पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा, लेकिन फिर अप्लाई नहीं कर पाते हैं लोग उसको। तो जब डाइजेस्ट हो जाता है अच्छी तरीके से तो फिर क्या होता है कि उसको उसका एप्लीकेशन अच्छी तरीके से होने लगता है, या फिर जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो समझ में अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि कि हमको बहुत नॉलेज हो गया, ऐसा है कुछ। हम क्या है कि फील्ड में जाने के बाद नॉलेज हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग किताब वगैरह पढ़ते थे तो उसमें दिखता नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं, जब अपना आँख से देखते हैं, जब काम करवाते हैं अपने अंडर में, तो फिर क्या होता है कि सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूल सेंसिटाइजर प्लस ये सब तो यूज में भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब एक आने का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है कि पहले NFO था, उसके बाद स्लरी आया, उसके बाद इमल्सन आया। ठीक है, इमल्सन तो बहुत ज़्यादा सहज है, ये स्लरी है थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है इसमें। तो फ्यूल सेंसिटाइजर है। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव नेचर का फ्यूल सेंसिटाइजर है, एक हमारा नॉन एक्सप्लोसिव नेचर का फ्यूल सेंसिटाइजर। ठीक है, एक्सप्लोसिव नेचर में फ्यूल सेंसिटाइजर में क्या आ जा रहा है हमारा, TNT आ जा रहा है, जो कि अपने में ही हाई एक्सप्लोसिव है। PETN आ जा रहा है, हाई एक्सप्लोसिव है। पेंटोलाइट आपका एक्सप्लोसिव है। नेक्स्ट है नॉन एक्सप्लोसिव नेचर का फ्यूल सेंसिटाइजर में क्या आ जा रहा है, एल्युमिनियम आ रहा है। एल्युमिनियम आप जानते हैं कि मेटेलिक पाउडर क्या करता है, सेंसिटाइजेशन करता है। ठीक है, सेंसिटिविटी बढ़ाता है। शुगर हो गया, यूरिया हो गया, पैराफिन हो गया, हेक्सामिन हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल, वुड पल्प। ठीक है, ये सब सारा क्या करता है कि हमारे सेंसिटिविटी को इनहेंस करता है। ठीक है, तो ये आपका था, सेंसिटिविटी बढ़ाता है और प्लस क्या करता है कि डेटोनेट होने में भी मदद करता है इन लोग। ठीक है, तो ये फ्यूल की तरह भी एक्ट करता है। तो चार चीज इसमें यूज था। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू ANFO वाटर रेजिस्टेंस एक्सप्लोसिव है। ठीक है, ANFO वाटर रेजिस्टेंट नहीं था, लेकिन स्लरी वाटर रेजिस्टेंट था, तो बहुत दिन हमारा स्लरी यूज में आया। ठीक है, बहुत दिन तक हम लोगों ने स्लरी का यूज किया, फिर लेटर ऑन हमारे पास इमल्सन आ गया, तो अभी हम लोग इमल्सन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, वर्ड सेल्फ लाइफ। ठीक है, SHELF, सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ क्या होता है, ये जैसे एक साल है। ठीक है, एक साल सेल्फ लाइफ दिया गया है स्लरी का। स्लरी का हम लोग यूज कर सकते हैं एक साल के अंदर, जब से वो बना है उस डेट से एक साल के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन बोला जाता है, DJ देशमुख में ऐसा लिखा हुआ है कि 4 महीना तक अगर यूज करे तो अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, 4 महीने के बाद थोड़ा खराब रिजल्ट देगा, जाहिर सी बात है, कोई चीज अच्छा अभी तुरंत ताजा ताजा बन के आया है तो अच्छा है, धीरे धीरे क्या होगा, उसको क्वालिटी डिग्रेड करते जाएगा, और डिग्रेड करते करते एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा वो एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, तो इसका भी जिस तरह बोला गया है कि 4 महीना तक
हम इसको यूज करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, और समरी में आप, डीजल ऑयल भी नॉन एक्सप्लोसिव टाइप का फ्यूल सेंसिटाइजर है। हाँ, नॉन एक्सप्लोसिव है। तो डीजल का आप रखते हैं तो एक्सप्लोसिव थोड़े रहता है वो, टीएनटी को साथ में रखिए, एक्सप्लोसिव है वो। ठीक है, डीजल आपका नॉन एक्सप्लोसिव नेचर का फ्यूल सेंसिटाइजर। ठीक है, तो समरी में यहाँ पर थोड़ा सा आपके समझने के लिए हम इसको लिख दिए हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमोनियम नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद फ्यूल सेंसिटाइजर टीएनटी। ठीक है, फ्यूल सेंसिटाइजर टीएनटी के साथ मिक्स कर दिए, बट दे डू नॉट मिक्स प्रॉपर्ली, अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा था। तो क्या किया, उसमें हम क्रॉस लिंकिंग एजेंट को मिला दिए। किसको मिला दिए, आपका क्रॉस लिंकिंग एजेंट ऊपर में देख लीजिए, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिला दिए। तब क्या हुआ, वो अच्छी तरीके से मिल गया। मिलने के बाद प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म्ड आर डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड था तो उसको हम हार्ड रॉक में यूज नहीं कर पाते। ठीक है, डेंसिटी सही नहीं रहेगा तो अच्छी तरीके से एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो उसमें हम जेलिंग एजेंट को मिलाएं, क्या मिलाएं, गुआरगम को मिला दिया या फिर स्टार्च को मिला दिए। ठीक है, ताकि वो कंसंट्रेटेड हो गया। जैसे ही ये चारों चीज को मिला दिए, हेंस स्लरी एक्सप्लोसिव फॉर्म, स्लरी एक्सप्लोसिव बन गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका स्लरी एक्सप्लोसिव भी हो गया। इसमें आप देखें कि वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी सही है, सेल्फ लाइफ के बारे में देख लिए, और क्या देखें, वीओडी भी इसका अच्छा है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अच्छा है इसका। तो जो अगर ब्लास्ट होल में पानी भी है, ठीक है, तब पानी अगर है तो क्या होगा कि इसमें अगर हम एक्सप्लोसिव को डालते जा रहे हैं तो ये अंदर में पानी को हटा के ऊपर में क्या आ जाएगा, ये एक्सप्लोसिव आ जाएगा, एक्सप्लोसिव आ जाएगा और ऊपर में पानी चला जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, स्टेबिंग करेंगे तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, ये आपका स्लरी वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू भी इसको हम लोग देखेंगे, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साइट मिक्स स्लरी एसएमएस और साइट मिक्स इमल्सन है। ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये स्लरी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया, ये कार्टिज का फॉर्म में डाला जा रहा है यहाँ होल में। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये डिटोनेटिंग फ्यूज है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये डिटोनेटिंग फ्यूज है। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है कि पीईटीएन भरा हुआ रहता है इसके अंदर में। ठीक है, ये 5 mm का होता है, 5 mm एक्सटर्नल डायमीटर है इसका, और इंटरनल इसका 3 mm रहता है। ठीक है, और पीईटीएन इसके अंदर में भरा हुआ रहता है। तो हर पॉइंट में इसका पास एनर्जी एकदम डेटोनेटर की तरह रहता है। इसको अगर एक बार इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से एंड में इसको बांध देते हैं, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जब एक्सप्लोड होता है तो इसको एक्सप्लोड करते हुए चला जाता है। ठीक है, एक्सप्लोड कर देता है फिर आके इसको एक्सप्लोड कर देगा। ठीक है, ये तो आपका बल्क में यूज नहीं हो रहा, ये तो कार्टेज का फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, और जो ओपन कास्ट माइंस में, बड़े बड़े माइंस में यूज होती है वो बल्क में यूज होता है। ये छोटा मोटा माइंस और कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप से दिख रहा है, मेटल माइंस टाइप से लग रहा है। क्या नाम, अंजन ब्लास्ट। ठीक है, स्लरी एक्सप्लोसिव है ये डब्बा में रखा हुआ स्लरी एक्सप्लोसिव। ठीक है, इमल्सन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो हमारा मॉडर्न एक्सप्लोसिव है इमल्सन, उसके बारे में जानते हैं। इमल्सन के बारे में आज डिटेल से चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा कोई बात नहीं, 8 ही बजे 7 बजे से तो स्टार्ट किए, इमल्सन आज खत्म करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे इमल्सन को। ठीक है, इमल्सन क्योंकि हमारा ट्रेंडिंग एक्सप्लोसिव है, इसके बारे में हर चीज़ समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इमल्सन किसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इमल्सन हम लोग किसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक कंटेनर लिए, ठीक है, कंटेनर लेने के बाद इसमें हम पानी को रख दिए। ठीक है, और क्या किया, तेल डाल दिया। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है तो मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। तो डालने के बाद क्या होगा, पानी और तेल जब होगा तो ये क्या होगा तो लेयर बना लेगा, तेल ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, पानी नीचे में रहेगा। ठीक है, तो जो ऑयल हमारा ऊपर में आ गया यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पर पानी आ गया। ये दोनों मिक्स तो करेगा नहीं, इमिसिबल लिक्विड है। ठीक है, ऐसा लिक्विड को क्या बोलते हैं, वर्ड थोड़ा सा ध्यान ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम वगैरह में आएगा तो आप लोग परेशान हो जाइए। ये इमिसिबल लिक्विड है। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड विच डू नॉट मिक्स। ठीक है, लिक्विड जो जो दो दो लिक्विड मिक्स नहीं करता वो इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, जैसे पानी और दूध मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका क्या, तेल और पानी मिलेगा नहीं, इमिसिबल लिक्विड है।
ठीक है। तो एक होता है मिसिबल लिक्विड, एक होता है इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड में आपका क्या आ गया, तेल आ गया और पानी आ गया, इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, ये हम जान गए। उसके बाद इमल्सन किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इमल्सन किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि तेल और पानी को अगर हम मिला दिए, ठीक है, तेल और पानी को मिला दिए और ऐसे कैसे कर सेक भी कर दिए, तो क्या होगा, थोड़ा देर के लिए क्या होगा कि हमारा तेल और पानी थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। सेक जब कर दिए इसको तो तेल और पानी थोड़ा देर के लिए मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। पानी नीचे आ गया, तेल ऊपर चला गया। इसको मिक्स कैसे करवाएं, इसके लिए क्या होता है कि इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। तो कोई दोस्त अगर है, दो दोस्त है, दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, दोनों में झगड़ा हो गया, तो एक मुंह फुला के एक साइड, एक मुंह फुला के एक साइड, दोनों बात नहीं करेगा, ठीक है। तो बीच में एक दोस्त आता है, मतलब कि एक लड़का है, ठीक है। तो एक लड़का है, तो वो दोनों मतलब कि दोनों को मिला कब सकता है, जब दोनों के साथ उसका दोस्ती रहेगा, ठीक है। इस ये एक तो फ्रेंड ए है, ये फ्रेंड बी है, ठीक है। एक फ्रेंड सी आया, ठीक है, तो एक फ्रेंड सी आया, तो ये फिर इन दोनों के बीच में सुलह करवा सकता है, या फिर कुछ भी करा सकता है, साथ में रह के कम से कम काम है तो काम काम करवा सकता है। तो कब कब ये करवा सकता है, काम ये तब करवा पाएगा जब सी का फ्रेंडशिप ए के साथ भी रहेगा, सी का फ्रेंडशिप बी के साथ भी रहेगा, ठीक है। तो ए था हमारा पानी है, समझ लिया, बी है हमारा ऑयल है, ठीक है। ए था हमारा पानी और बी है हमारा ऑयल, ठीक है। सपोज करिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको अच्छी से समझिएगा, बहुत लोग को इसके बारे में कंसेप्ट नहीं है, समझ में नहीं आता है। ए पानी मान लिए और बी हम मान लिए ऑयल, ठीक है। तो ए हो गया और बी हो गया, दोनों इमिसिबल है, मिलेगा नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, मिलाना है इन लोगों को, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा फ्रेंड है, जैसे कि ए है, बी है और सी, कब उन लोगों को साथ में लाके काम करवा सकता है, ठीक है, मिले भले नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कोई काम है, प्रोजेक्ट है, तो ए उस प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट कर सकता है, बी उसका सेकंड पार्ट कर सकता है, ठीक है। और सी है कि उसको काम करवाना है, सी काम करवाना है, तो सी का दोनों के साथ दोस्ती है, बोला चलो यार साथ में मिलकर काम कर लेते हैं, काम हो जाएगा, फिर अलग अलग हो जाना क्या दिक्कत है, ठीक है, काम तक रहते हैं साथ में। तो सी का दोस्ती ए के साथ भी था, सी का दोस्ती बी के साथ भी था, तो आराम से वो काम इसका करवा सकता है कि हाँ चलो इन दोनों में से सी काम कब करवा सकता है, जब प्रॉपर्टी उसका ए का भी प्रॉपर्टी साथ में है और बी का भी प्रॉपर्टी साथ में, तब सी इन दोनों को मिक्स करवा देता है, ठीक है। तो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करवा देता है कौन, सी मिक्स करवा दिया। तो सी क्या है वहां, तो सी एक मान लीजिए कि सॉप का सॉल्यूशन है, ठीक है, सरफ वाला पानी या साबुन वाला पानी, ठीक है। तो सरफ वाला पानी या फिर साबुन वाला पानी को लेके अगर हम जो कंटेंट करता है एक लिक्विड, ठीक है, और एक ऑयल, ठीक है, और इसमें हम सरफ वाला पानी डाल दिया, हरा वाला पानी डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स मिक्स करवाने वाला कौन था, मिक्स करवाने वाला का नाम है यहाँ इमल्सिफाइंग एजेंट। इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, या इमल्सिफायर भी बोलते हैं इसको, इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर इमल्सिफायर, ठीक है, इमल्सिफायर, ठीक है। यही इमल्सन को बनाने में इसका अहम भूमिका था, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफायर। तो यहाँ पर पानी था, तेल था, दोनों को मिलाने का काम कौन किया, सोप का सॉल्यूशन, ठीक है। सरफ वाला पानी के लिए झाग वाला पानी है, उसको हम इसमें डाल दिए तो मिल गया, ठीक है, मिल गया, लेकिन कैसा मिल गया, इसका मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं इंटीमेट मिक्सचर, ठीक है। इंटीमेट मिक्सचर क्यों बोलते हैं इंटीमेट मिक्सचर, ठीक है, ये मिला नहीं है, ये इंटीमेटेड है, ठीक है। तो इंटीमेट क्यों हम बोलते हैं, सोप का जो सॉल्यूशन होता है ठीक है, एक सेकंड, सोप का जो है ना, सोप का जो हमारा, जैसे कि हमारा सोप का सॉल्यूशन में क्या रहता है, सोडियम स्टीयरेट रहता है, ठीक है, सोडियम स्टीयरेट रहता है। तो उसका कैसा शेप रहता है, आप लोग पढ़े होंगे, जब हमारा पजामा वगैरह, पैंट वगैरह, शर्ट वगैरह गंदा हो जाता है, तो क्या करते हैं, सोप का सॉल्यूशन में डालते हैं उसको, सोप का सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो एक जो इसका माथा रहता है, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक रहता है। एक सेकंड, क्या हो, ओ साउंड नहीं आ रहा था, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कब से साउंड नहीं आ रहा था, कब से साउंड नहीं आ रहा था, कब से कटा था साउंड, ज्यादा देर नहीं हुआ ना, क्लिक हो गया था, म्यूट पर क्लिक हो गया था, इंटीमेटिंग से,
अच्छा ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। सोचो क्या हो गया। ठीक है, तो इंटीमेटिंग मिक्सचर हम बोल रहे थे। ठीक है, थोड़ा-सा पीछे से ले लेते हैं। इंटीमेटिंग मिक्सचर बोल रहे थे, ठीक है। तो वो क्या करता है कि फुल्ली वो मिक्स नहीं होता, ठीक है। वो इंटीमेट मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इंटीमेट मिक्सचर क्या होता है ये हम समझ रहे थे, ठीक है। तो इंटीमेट मिक्सचर क्या होता है, जैसे कि हम सोप का पहले देख लेते हैं कि वो उसके पास ऐसा क्या प्रॉपर्टी था जो कि वो क्या किया कि पानी और तेल को मिला दिया, ठीक है। इससे पहले उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि सोप के बारे में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं उसका, ठीक है। उसका उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो सोप का कैसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक नाम से समझिएगा, पानी से पानी को रेजिस्ट करता है। फोबिक फोबिया मतलब क्या था, डर होता है, और पानी को रेजिस्ट करता है, ठीक है। ये मतलब कि वो पसंद नहीं करता पानी को। ये पसंद किसको करता है, तेल को पसंद करता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक हो गया, PHOBIC, फोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। फिलिक हो गया, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब अट्रैक्ट करता है पानी को अपने तरफ, ठीक है। इसका लव है टुवर्ड्स दी वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये दिख ही नहीं रहा, रेड से ही लिखना पड़ेगा, सब लग रहा है। ये HP कर दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, PHI कर दे रहे हैं हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक हो गया, PHO कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, इस करके अच्छा से करना है। ये पार्ट हो गया आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। PHOBS, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो इसके पास दोनों प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो तेल मतलब कि एक तेल था एक पानी था, और ये क्या कर रहा है इमल्सिफाइंग एजेंट, क्या कर रहा है दोनों को मिक्स करवा दे रहा है। तो इसके पास दोनों दोनों प्रॉपर्टी होगा, तब मतलब इससे भी दोस्ती कर ले रहा है, उससे भी दोस्ती कर ले रहा है। तो इसका जो पहला था जो माथा जैसा जो बना हुआ है, इसका हाइड्रोफिलिक है, ये पानी की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है, टुवर्ड मतलब ये खींचता है पानी को। और पीछे का जो पार्ट है वो तेल को ज्यादा खींचता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जब ये पानी का सॉल्यूशन में जाता है, ठीक है, तो क्या करता है कि वाटर को अपने तरफ ये खींच लेता है, ठीक है। समझिए कि H2O को अपने तरफ ये खींच लिया, और ये खींच लिया किसको, ये खींच लिया तेल को खींच लिया, ठीक है। तो तेल को खींच लिया, तो अब सॉल्यूशन में कैसा वातावरण बन गया सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, इसको अच्छा से समझ लिया आप लोग, ठीक है। कि इसमें दो जो इसका स्ट्रक्चर है इसका, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो जो माथा वाला स्ट्रक्चर है ये आपका पानी की तरफ इसका प्यार ज्यादा है, और जो टेल टेल साइड है इसका ऑयल की तरफ प्यार ज्यादा है इसका, ठीक है। तो हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़े हुए हैं, थोड़ा बेसिक से उठा लेते हैं इसको। कि जब हमारा शर्ट शर्ट वगैरह गंदा हो जाता था, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन में या फिर सर्फ का सॉल्यूशन में उसको डालते हैं, ठीक है। तो डालने से क्या होता है कि जो उसका टेल वाला पार्ट रहता है वो ग्रीसी, जो ग्रीसी टाइप से रहता है, जो हमारा डर्ट रहता है, ग्रीसी नेचर का रहता है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, डर्ट हमारा शर्ट वगैरह से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो सोप का सॉल्यूशन है वो हमारा सोप का या फिर सर्फ का सॉल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं अपना क्लोथेस वगैरह को साफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह से यूज हो रहा है। इसमें क्या है, दोनों का प्रॉपर्टी है, पानी का भी खींच, एक तरफ से पानी को खींचता है, एक तरफ से तेल को खींचता है, ठीक है। ये आप यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। अब समझिए कि ये टब है, ठीक है। टब है, टब में क्या है, आपका पानी है, और क्या है, ऑयल है। अब क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट आ गया है, ठीक है। इसको ग्रीन से ले लेते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट आके क्या किया, इसके पास तो टेल था, ठीक है। एक एक हेड था, एक ऐसे हेड था, और एक ऐसे से टेल था, ठीक है। तो टेल वाला पार्ट किसको अट्रैक्ट किया, तेल को अट्रैक्ट किया, ठीक है। तेल वाला पार्ट जो है वो टेल के द्वारा अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। टेल क्या किया, ऑयल को अट्रैक्ट कर लिया, और हेड वाला पार्ट क्या किया, एक एक सेकंड, ये ऑयल को अट्रैक्ट किया, ठीक है। ये वाला ऑयल को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक। ये टब 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 की तरह लिए थे इसको, ठीक है। समझिए यहाँ से। तो क्या हुआ कि जब इमल्सिफाइंग एजेंट जब इसमें आ गया, ठीक है, सोप का सॉल्यूशन आ गया इसमें, सोडियम स्टीयरेट, पानी और तेल का सॉल्यूशन में जब वो आ गया, तो वो क्या किया कि जो सोप का सॉल्यूशन है वो भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है, ठीक है। छोटा छोटा पार्टिकल्स है। तो ये क्या करता है कि जो
तेल का सॉल्यूशन है वो जो ऑयल है वो अपने टेल का साइड में ले लेता है, और जो पानी है वो उसको अपने हेड का तरफ में ज्वाइन करवा लेता है। ठीक है, इसको रेड से कर दे रहे हैं। बस बस हो गया हो गया, थोड़ा सा इसको अब इमल्सन को कंप्लीट करना होगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट थोड़ा सा, ये फिनिश हो चुका है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस साइड में वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है, और टेल का साइड में क्या होता है कि वो ऑयल को अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या किया कि जितना भी सॉल्यूशन यहाँ पे था, सॉल्यूशन था, पानी था और जो ऑयल था, तो क्या किया कि सबको छोटा 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 पार्टिकल्स में तोड़ दिया। ठीक है, पार्टिकल्स में अब इन लोग का अलग ही दुनिया बन गया। दुनिया क्या हो गया उसमें, दुनिया में क्या क्या आ रहा है इन लोग का, इन लोग का दुनिया में एक आ जा रहा है H2O आ जा रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है इसके साथ में, कनेक्टेड क्या है, इसके साथ में कनेक्टेड है आपका इमल्सिफाइंग एजेंट आ जा रहा है। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट में क्या है, सोप का सॉल्यूशन है। ठीक है, एसएस कर देना, सोप सोप का सॉल्यूशन, और इनके साथ कनेक्टेड में क्या आ रहा है, इनके साथ में कनेक्टेड में आ रहा है ऑयल आ जा रहा है। ठीक है, तब ये जो इनका है ये एक अलग दुनिया, एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बन गया है। अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरा सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, यही जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये पूरा ही आपका इसमें रहेगा। ये ब्लू, ठीक है, उसके बाद आपका ये रेड, ठीक है, उसके बाद आपका ये येलो। ठीक है, इसी तरह करके पूरा में भरा हुआ रहेगा। टोटल सॉल्यूशन में से ऐसे तीन 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 करके ऐसे छोटा 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 करके सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इंटीमेट मिक्सचर है, एक दोनों से मिक्स नहीं किया, ना पानी तेल से नहीं मिला। ठीक है, तेल तेल मिला ना पानी से, ना पानी मिला तेल से, वो किससे मिला जाके, वो मिला एक इमल्सिफाइंग एजेंट, सोप का सॉल्यूशन था, उससे जाके मिला। और सोप का सॉल्यूशन एक एंड में इसको इसको कैरी कर लिया। ठीक है, ये जो जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है वो एक एंड में पानी को कैरी कर लिया। ठीक है, और एक एंड में ऑयल को कैरी कर लिया। ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल्स में सबको तोड़ दिया। अब क्या हुआ कि ये तीन 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 करके ग्रुपिंग में पूरा सॉल्यूशन में मौजूद हो गया। ठीक है, तो ये अब ऊपर से देख के हम लोग को क्या लग रहा है कि मिक्स कर गया, लेकिन मिक्स नहीं किया। ये क्या है, इस तरह का मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीमेट मिक्सचर। ठीक है, इस तरह का मिक्सचर को हम लोग बोल देते हैं इंटीमेट मिक्सचर। मिक्सचर इज इंटीमेटेड। ठीक है, इंटीमेट मिक्सचर है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट आपका इंटीमेट मिक्सचर है। ठीक है, फ्यूल जो हमारा, अब हम थोड़ा सा इमल्सन के बारे में देख लेते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट था आपका अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट आपका प्रिल्ड फॉर्म में रहेगा पानी के साथ। ठीक है, पानी के साथ रहेगा, H2O के साथ प्रिल्ड फॉर्म में रहता है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटर का सॉल्यूशन, वाटर। और फ्यूल ऑयल क्या हो गया आपका, ये आपका ऑयल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही, जो आपका फ्यूल ऑयल है और यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडाइजर है, दोनों आपका लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, ठीक है, दोनों ही क्या है हमारा, लिक्विड स्टेट में। तो दोनों ही लिक्विड स्टेट में है और दोनों इमिसिबल है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने के लिए क्या यूज किया गया, इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, इसीलिए इस जो ये जो मिक्सचर जो आपका बना, ये आपको ये जो मिक्सचर जो है इसको बोलते हैं हम लोग इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इमल्शन बोलते हैं। और किस तरीके का इमल्शन है ये, इमल्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ऑयल इन वाटर, ठीक है, एक होता है वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो हमारा जो इमल्सन, जो हमारा एक्सप्लोसिव है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये किस तरीके का है, ये हमारा है वाटर इन ऑयल। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो है हमारा फ्यूल ऑयल। ठीक है, डीजल है हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, जो कि ज्यादा ज्यादा मात्रा में है। और जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट है, जो हमारा पानी है, वो हमारा कम मात्रा में है। तो ये हमारा हो जाता है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जिस तरह की आप समझ सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा होता था पानी। ठीक है, और उसमें अगर हम थोड़ा सा मिला दिए, हम तेल मिला दिए ऊपर से, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट की तरह एक्ट किया। थोड़ा सा पार्टिकल है वो थोड़ा सा कम मात्रा में, माइनर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूट की तरह है वो है हमारा पानी है। ठीक है, वाटर है कम मात्रा में है, और ऑयल हमारा ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम हो गया वो हमारा हो गया फ्यूल ऑयल, और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो हमारा है वाटर है यहाँ पे। ठीक है, विथ अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारा इमल्सन का हमारा आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि इमल्सन दो दो प्रकार का होता है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। ठीक है, अब बहुत सारा पानी ले लिए हैं, एक बाल्टी पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिए, तेल मिला दिए, तो वो हो गया आपका ऑयल इन वाटर। ठीक है, वाटर आया बाद में क्योंकि वो मीडियम है। ठीक है, और डिस्पर्स्ड फेज है आपका कौन, ऑयल है। और अगर एक बाल्टा अगर हम ले लिए ऑयल ले लिया, उसमें क्या किया हम, मिला दिए पानी। ठीक है, थोड़ा सा पानी मिला दिए, तो वहां पर आपका हो जाएगा
वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है, जब उसमें हम सोप वाटर मिला के उसको हम लोग एजिटेट करके उसको मिला देंगे तो वो हमारा इमल्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये इमल्शन के रिगार्डिंग आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इमल्शन किसको हम लोग बोलते हैं, कितने प्रकार का इमल्शन होता है, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम के अनुसार में ये हमारा इमल्शन हुआ। और हमने इमल्शन का पार्टिकल्स जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में भी जाना। अमोनियम नाइट्रेट क्रिल्ड फॉर्म में रहता है, वाटर के साथ मिला हुआ रहता है, और प्लस फ्यूल ऑयल यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट वाटर के साथ हुआ तो वो एक अलग लिक्विड हुआ, ये एक अलग लिक्विड हुआ। ऑक्सीडाइजर जो हमारा है वो पानी के साथ है, और जो हमारा फ्यूल ऑयल है वो हमारा ऑयल है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के लिए हम लोग बाहरी एक एजेंट का यूज किए, उसका नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, उसमें हम लोग उसके सहारे हम लोग क्या किए, उसको हम लोग मिक्स किए। ठीक है, मिक्स करने के बाद उसको हम लोग फिर हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज आता है, थोड़ा सा गैसिंग एजेंट आता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो गुआरगम भी मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग ब्लेंडर में जाकर ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं उसको। और मिक्स करने के बाद जो हमें जो मिक्सचर मिलता है वो हमारा होता है इमल्शन मिक्सचर, उसको हम लोग फिर अकॉर्डिंगली यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा कल भी कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, कल हमारा क्लास रहेगा, क्योंकि गैप गैप कर करके चलेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और एक्सप्लोसिव है, ब्लास्टिंग है, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, अभी तो एक्सप्लोसिव में ही बहुत सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सप्लोसिव इससे पहले आप पढ़ते होंगे तो उतना समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या होगा कि आप इसके प्रति थोड़ा सा अपनापन आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि क्या क्या है चीजें, क्या क्या है। ठीक है, तो इमल्सन के बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या क्या पार्टिकल्स है, और ज्यादा कुछ बच नहीं गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इमल्सन में यहाँ आपको दिख रहा है। इमल्सन के बारे में सब कुछ ही हो गया, एक बार आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सब क्या हो रहा है कि इमल्शन में क्या होगा, सब साइड बाय साइड आ गया। ठीक है, फ्यूल ऑयल भी यहीं पर आ गया, ऑक्सीडाइजर भी यहीं पर आ गया। तब क्या होगा कि जलने मतलब कि जो जलने वाला एलिमेंट है वो भी यही है, और जो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वो भी यही है, बगल में ही है उसका। तो इसका जाहिर सा बात है कि इसका इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसका इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग इमल्सन का यूज करते हैं, क्योंकि साइड बाय साइड सब आ गया। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या किया, इसको इस साइड में टांग लिया, इसको इस साइड में कनेक्ट कर दिया, और साइड बाय साइड में फ्यूल भी यहीं आ गया, ऑक्सीडाइजर भी यहीं आ गया, यहाँ फ्यूल आ गया, यहाँ ऑक्सीडाइजर आ गया, तो जलने वाला जलाने वाला सब यहीं है। तो आराम से मतलब कि आराम से एक्सप्लोड होता है, और बहुत बेहतरीन एक्सप्लोड होता है, इसलिए हम लोग इमल्शन का यूज करते हैं। इसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन भी बहुत अच्छा होता है, 4500 मीटर पर सेकंड से 5500 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं इमल्शन के बारे में आपको अच्छा खासा ग्रिप थोड़ा मिला होगा।